दुनिया भर के अखबारों की जो हेडलाइंस हैं और कूटनीतिक हलकों से छनकर आ रही खबरों का एक बहुत बड़ा ढेर इस वक्त हमारी टेबल पर है। इन सारे पन्नों को खंगालने का आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ एक है। हाँ, उस महासंकट के असली सच को डिकोड करना, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। बिल्कुल। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में आखिरकार वो हो ही गया है जिसका डर सालों से था। मतलब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज वाले जो साथी तथ्य होते हैं ना, उन पर बात नहीं करेंगे। सही कहा। हम इन तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ये समझेंगे कि पर्दे के पीछे पिछले 50 सालों से आखिर क्या पक रहा था और दुनिया का शक्ति संतुलन कैसे पलटने वाला है, और सबसे अहम बात कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या खौफनाक असर होने वाला है। देखिए, युद्ध जैसी ये गंभीर स्थिति कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है। जब हम इन रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखता है कि ये दशकों तक चली कूटनीति, क्रांतियों, टूटे हुए समझौतों और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ का बहुत ही विस्फोटक परिणाम है। बिल्कुल। मौजूदा हालत की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर जो ताज़ा सैन्य अभियान छेड़ा है, उसे आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इसे सीधे तौर पर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन ईरान कहा है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। हाँ, और इजराइल का रुख भी उतना ही आक्रामक है। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को लायंस रोर यानी शेर की दहाड़ का नाम दिया है। अब हमारी रिसर्च के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तेहरान, कराज, तबरीज, करमानशाह और इस्फहान जैसे ईरान के लगभग हर बड़े रणनीतिक शहर को रडार पर लिया गया है। शहर दर शहर निशाना बनाने का मतलब यही है कि ये एक ऑल आउट वॉर की तैयारी है। पर ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जवाबी कार्रवाई वहां से भी शुरू हो चुकी है, जिसे ईरान ने ऑपरेशन खैबर या ऑपरेशन फतेह जुंग नाम दिया है। सही कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आंकड़े बताते हैं कि ईरान ने 30 से लेकर 75 शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। और इनका निशाना केवल इजराइल नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट जैसे यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन में फैले हुए वो तमाम अमेरिकी सैन्य बेस हैं जो दशकों से वहां मौजूद हैं। हाँ, तो ये तो हुई आज की बात जहां आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। लेकिन जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीर सामने आती है। किस तरह की तस्वीर? मतलब आज ईरान और अमेरिका जानी दुश्मन है, लेकिन 1970 के दशक तक हालात एकदम अलग थे। 1970 तक अमेरिका और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे थे। ये ऐसा लगता है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह अचानक कोई गलतफहमी हुई और दोनों हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। आखिर ये नफरत शुरू कहाँ से हुई, मैं ये सोच रही थी। इस पूरी दुश्मनी का जो टर्निंग पॉइंट है वो फरवरी 1979 में आता है। उस साल ईरान में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इस क्रांति से पहले ईरान की सत्ता शाह रिजा पहलावी के हाथों में थी, जिन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था। जनता के भारी विरोध के कारण शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। बिल्कुल, खोमैनी 1979 से 1989 तक सुप्रीम लीडर रहे और उनके बाद आयतुल्ला अली खमेनी ने ये पद संभाला, जो आज तक सत्ता में है। सत्ता के इस बदलाव ने पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, और यहाँ पर एक और तथ्य है जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। इजराइल के हवाले से ना, मैं बताती हूँ। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन जब 1948 में इजराइल एक नया देश बना था, तब ईरान ने उसे बाकायदा एक देश के रूप में मान्यता दी थी। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद नजरिया पूरी तरह से 180 डिग्री घूम गया। क्रांति के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया कि मध्य पूर्व में इजराइल एक कैंसर के ट्यूमर की तरह है, जिसे काटकर फेंकना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि इजराइल भी आज ईरान को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। हाँ, लेकिन ये टकराव हमेशा आमने सामने का नहीं रहा है। हाँ, सीधी लड़ाई तो नहीं हुई। नहीं, इसे समझने के लिए हमें प्रॉक्सी वॉर के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। प्रॉक्सी वॉर को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये
ऐसा है कि दो लोग आपस में सीधे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने अपने पहलवानों को अखाड़े में उतारकर पीछे से उन्हें पैसा और हथियार दे रहे हैं। बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने। इजराइल और अमेरिका का साफ आरोप है कि ईरान अपने आसपास के कई सशस्त्र गुटों की फंडिंग करता है। जैसे यमन में हुथीज विद्रोही हों, लेबनान में हिजबुल्ला हो या फिर गाजा में हमास, इन सबको ईरान का समर्थन मिलता है। और ये गुट लगातार इजराइल और पश्चिमी देशों के हितों पर चोट करते रहते हैं। इस प्रॉक्सी वॉर के अलावा अमेरिका और ईरान की सीधी दुश्मनी की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक वजह भी है। दूतावास संकट वाला मामला। बिल्कुल। नवंबर 1979 का दूतावास संकट क्रांति के कुछ ही महीनों बाद ईरानी छात्रों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकी नागरिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसे एक बहुत बड़ा झटका माना गया। इस एक घटना ने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में ईरान के प्रति अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जो आज तक नहीं भर पाई है। तो ये कूटनीतिक और राजनीतिक नफरत की नींव थी, लेकिन सिर्फ नफरत से काम नहीं चला। इसके बाद शुरू हुआ प्रतिबंधों, आर्थिक बर्बादी और परमाणु महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत ही लंबा दौर। 1980 का दशक ईरान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य आक्रमण कर दिया और ये युद्ध पूरे 8 साल तक चला। 1988 तक चले। उस भयानक युद्ध में दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए। ईरान की अर्थव्यवस्था, जो क्रांति के बाद वैसे ही नाजुक दौर से गुजर रही थी, पूरी तरह से तबाह हो गई। और जब 1990 का दशक आया तो अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा और कस दिया। हाँ, वॉशिंगटन ने ईरान पर 2 बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। पहला, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करना, और दूसरा, सबसे खतरनाक आरोप ये था कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पैदा करने की आड़ में गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। और इन आरोपों के चलते ईरान पर दुनिया भर के सख्त आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए गए। उन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लेकिन कूटनीति में अक्सर समझौते के रास्ते खुलते हैं। 2015 में एक बड़ी उम्मीद नजर आई, जब अमेरिका में बराक ओबामा का प्रशासन था। बिल्कुल। दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी शामिल थे, उन्होंने मिलकर ईरान के साथ एक ऐतिहासिक डील की, जिसे JCPOA कहा गया, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने वादा किया कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बदले में उस पर लगे भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए। मुझे याद है ईरान के लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाया था। लेकिन वह जश्न बहुत कम समय का था। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका को इस ऐतिहासिक JCPOA समझौते से एक तरफा बाहर निकाल लिया। उनकी नीति थी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। ईरान पर रातों रात फिर से कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इसका असर ये हुआ कि ईरान की करेंसी गिर गई, महंगाई आसमान छूने लगी और आम जनता में भयंकर असंतोष फैल गया। और ये असंतोष 2022-23 में सड़कों पर फूट पड़ा। हाँ, ईरान में एक बहुत बड़ा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे ईरान को अंदर से हिलाकर रख दिया था। अब अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। कड़ियां जैसे एक तरफ देश के अंदर का भारी दबाव, दूसरी तरफ टूटती अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। इन सारी कड़ियों का ही नतीजा था अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किया गया वो बड़ा हमला, जिसने पूरे क्षेत्र में बारूद बिछा दिया। इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ा। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का एक भयानक युद्ध हुआ, जहां इजराइल और अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। और इसके जवाब में अक्टूबर 2025 में ईरान ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया कि वो अब JCPOA समझौते से पूरी तरह बाहर है। यानी अब ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोई अंतर्राष्ट्रीय बंदिश नहीं रही। अब यहाँ इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारी इस गहरी चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष का असली कारण है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए है। पर क्या सच में बात सिर्फ हथियारों की है? वही ना।
अगर ईरान परमाणु हथियार बना भी लेता है तो मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदलेगा, ये बात समझ आती है। इजराइल और सऊदी अरब को खतरा होगा, ये भी लॉजिकल है। लेकिन अमेरिका इतनी दूर बैठकर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है? एक सेकंड, अगर हम इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो क्या ये पूरा खेल डॉलर का है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। सतह पर यह हथियारों की लड़ाई जरूर लगती है, लेकिन गहराई में ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कब्जे की लड़ाई है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें 1974 के उस ऐतिहासिक समझौते को देखना होगा जो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ था। डील बहुत ही सीधी थी। दुनिया भर में तेल का जो भी व्यापार होगा उसकी कीमतें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में तय की जाएंगी। अच्छा। और इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को बाहरी खतरों से सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसी व्यवस्था को तो पेट्रो डॉलर कहा जाता है। मतलब दुनिया के किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदना होगा। इसी एक नियम ने डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना दिया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अमेरिका का एक अधिकार स्थापित कर दिया। और यहीं पर ईरान सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम अक्सर चर्चा में रहता है आजकल। हाँ, ये समुद्र का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल गुजरता है। बिल्कुल। अब अगर ईरान एक बड़ी परमाणु ताकत बन जाता है तो इस पूरे रास्ते पर उसका दबदबा हो जाएगा। ओहो, अब कड़ियां जुड़ रही हैं, मेरी समझ में आया। अगर ईरान इस रास्ते से होने वाले तेल की सप्लाई को रोकता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और इससे भी बड़ा खतरा अमेरिका के लिए ये है कि अगर ईरान और उसके सहयोगी देश जैसे रूस और चीन ये तय कर लें कि वे तेल का व्यापार डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में करेंगे, जैसे युआन या रूबल में, तो अमेरिका की जो वैश्विक वित्तीय बादशाहत है उसकी तो नींव ही हिल जाएगी। यही इस पूरे भू राजनीतिक खेल का असली मास्टर स्ट्रोक है। वैसे ईरान के संबंध रूस और चीन के साथ बहुत गहरे हैं। इसीलिए जब अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है तो वो केवल ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट नहीं कर रहा है, वो परोक्ष रूप से रूस और चीन को भी ये संदेश दे रहा है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महाशक्तियों के बीच प्रभुत्व को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक बिसात है। बिल्कुल। ये सब इतना जटिल है कि दिमाग घूम जाए। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो इस चर्चा को सुनने वाले किसी के भी मन में उठ रहा होगा कि इस सब का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। वही, ये सब मध्य पूर्व में हो रहा है। अमेरिका अपनी डॉलर की बादशाहत बचा रहा है, ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन इस सब से भारत को क्या फर्क पड़ेगा? हमारे आम जीवन पर इसका क्या असर होगा? देखिए, इसका असर भारत पर बहुत गहरा और बहुत सीधा होगा। सबसे पहला झटका लगेगा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरतों का लगभग 85 से 88% हिस्सा बाहर से आयात करता है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने ईरान से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है। 2018-19 में जो आंकड़ा 9% था, वह 2024-25 में घटकर मात्र 0.04% रह गया है। हमने काफी डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है इस मामले में। अब हम रूस, सऊदी अरब, इराक, अफ्रीका और अमेरिका से तेल मंगाते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि हम तेल किससे ले रहे हैं। समस्या ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो पूरे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी और कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगी। और अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत को उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो देश के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे और फिस्कल डेफिसिट पर सीधा असर पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो देश जितना कमा नहीं रहा है उससे कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा उसे तेल खरीदने के लिए बाहर भेजनी पड़ेगी। सरकार का बजट बिगड़ जाएगा। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और आम आदमी के लिए हर चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और बात सिर्फ पैसों या महंगाई की नहीं है, बात लाखों इंसानों की जान की भी है। हाँ, खाड़ी देशों में जैसे यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत, यहाँ लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर ये चिंगारी पूरे मिडल ईस्ट में फैलती है तो इन 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। भारत को शायद इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन यानी निकासी अभियान चलाना पड़े। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित वापस लाना अपने आप में एक कूटनीतिक और लॉजिस्टिक नाइटमेयर होगा।
इसके अलावा भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी खतरे में है, ईरान का चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भारत वहां भारी निवेश कर रहा है। और इस युद्ध के बाद उस पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे फाइन बैलेंस कहते हैं। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका है जो भारत का रणनीतिक सहयोगी है, जिसके साथ हमारा गहरे व्यापारिक और रक्षा संबंध है, और दूसरी तरफ ईरान है जो परंपरागत रूप से भारत का मित्र रहा है और जिसके पीछे रूस और चीन का गुट खड़ा है। तो भारत को बिना किसी एक पक्ष की तरफ झुके अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना होगा, जो इस भयंकर ध्रुवीकरण के दौर में लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने जो अलग अलग रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को खंगाला है, उससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। आसमान में जो मिसाइलें उड़ रही हैं, वो केवल दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल एक छोटा मुद्दा नहीं है। ये 1979 से चली आ रही दुश्मनी, ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ और सबसे बढ़कर इस दुनिया की अर्थव्यवस्था का बॉस कौन रहेगा, इसकी एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। और वो क्या है? जब हम देखते हैं कि आज के इस युद्ध की असली जड़ें 1974 के उस पेट्रो डॉलर समझौते में दबी हैं, जिसने अमेरिकी डॉलर को दुनिया का निर्विवाद राजा बनाया था, तो क्या ये सोचना गलत होगा कि मध्य पूर्व के आसमान में उड़ने वाली ये आधुनिक मिसाइलें केवल कुछ रडार या सैन्य बेस को नष्ट नहीं कर रही हैं? तो किस चीज को नष्ट कर रही हैं? दरअसल ये मिसाइलें उस पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव पर हमला कर रही हैं जिसे अब तक स्थायी माना जाता था। सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में तेल का व्यापार डॉलर की कैद से आजाद हो गया और दुनिया किसी नई मुद्रा में व्यापार करने लगी, तो क्या इस महायुद्ध का असली विजेता कोई ऐसा देश होगा जो इस सीधे सैन्य युद्ध में कहीं गोली भी नहीं चला रहा है? शायद चीन या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया की राजनीति को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण को सुनने वाले सभी लोग इस विचार पर गहराई से जरूर सोचें। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस महासंकट से जुड़ी हर अहम जानकारी को हम आगे भी इसी तरह डिकोड करते रहेंगे।